देखिए अगली विधि अपने भाषा प्रयोगशाला विधि, यानी कि भाषा का प्रयोग करने वाली एक शाला, जिसे क्या अपन कहते हैं पाठशाला। तो पढ़ने के लिए शाला है ना, और यहाँ है भाषा प्रयोग, यानी कि भाषा का प्रयोग करके उसको सीखने की जो जगह है जहां पर ये विधि की जाती है उसे कहते हैं अपन भाषा प्रयोगशाला विधि कहते हैं। देखिए इसमें इसे कार्य निर्धारण विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है कौन सा? कार्य निर्धारण विधि, यानी कि कार्य को निर्धारित करने वाली विधि को ही भाषा प्रयोगशाला विधि कहते हैं। तो इसे कार्य निर्धारण विधि भी कहा जाता है। इस विधि का आरंभ संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। भाषा प्रयोगशाला विधि का आरंभ कहाँ हुआ था? अमेरिका में। इसके प्रवर्तक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न कि भाषा प्रयोगशाला विधि के प्रवर्तक कौन हैं? लॉरेंस एम स्टोलुरो तथा डेनियल डेविस, और इन दोनों ने इसका प्रवर्तन किया था 1966 में। इसका आविष्कार किया था इन दोनों ने। तो आप यहाँ याद रखेंगे कि स्टूल, एक तो क्या याद रखिए आप, स्टोलुरो से याद रखिए आप स्टूल, और डेनियल यानी कि आप याद रखिए आप स्टूल पर डेनियल क्या कहते हैं? एक डेल कंपनी का लैपटॉप आता है, आपने नाम सुना हो तो डेल का आता है ना। तो स्टूल पर डेल कंपनी का क्या रखा है? कंप्यूटर रखा है। तो ये जो भाषा प्रयोगशाला विधि है ना, इसमें जो प्रकोष्ठ होते हैं उसमें अभी वर्तमान में कंप्यूटर ही रखे जाते हैं। तो आप ऐसे ध्यान रखना भाई, भाषा प्रयोगशाला विधि का जो प्रवर्तन किया वो स्टूल और डेनियल ने। स्टोलुरो याद आ जाएगा अपने को वहां पर, तो स्टोलुरो और डेनियल डेविस। तो आप तो ये याद रखना स्टूल और डेनियल, ठीक है। इन दोनों ने भाषा प्रयोगशाला विधि का क्या किया है? परिवर्तन किया है। और कब किया? 1966 में किया है। आगे देखिए, भाषा प्रयोगशाला से तात्पर्य उस कक्ष से है जिसमें भाषा सीखने सिखाने के लिए उपकरण मौजूद होते हैं। एक कक्ष होता है जिसमें भाषा को सीखने सिखाने के लिए क्या रखे जाते हैं? उपकरण रखे जाते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन? भाषा प्रयोगशाला कक्ष कहते हैं। आगे देखिए आप, भाषा प्रयोगशाला की स्थापना एक विशाल कक्ष जो 20 बाय 50 या 30 बाय 60 या 40 बाय 70 का होता है उसमें की जाती है। मतलब 20 × 50 फीट का हो, है ना, या 30 × 60 या 40 × 70 फीट का एक बड़ा कक्ष होता है जिसमें इस प्रयोगशाला की स्थापना की जाती है। भाषा प्रयोगशाला में अनेक प्रकोष्ठ होते हैं, जिनमें कुछ प्रकोष्ठ देखो, एक तो होता है परामर्शदाता प्रकोष्ठ, एक होता है छात्र प्रकोष्ठ, संग्रहालय प्रकोष्ठ, नियंत्रण प्रकोष्ठ और दूरदर्शन प्रकोष्ठ। सीधी सी बात है, आगे और पढ़ेंगे इसको। ऐसे समझिए आप, जैसे एक पूरा कक्ष होता है, बड़ा हॉल होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आप कभी लाइब्रेरी गए पढ़ने के लिए? कभी देखियो कि लाइब्रेरी आपने जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं स्टडी के लिए, कई जगह लगी हुई है आजकल तो लाइब्रेरी का क्रेज है। तो उसमें क्या होता है, जैसे एक डेस्क होती है पूरी, इधर भी लकड़ी का फर्नीचर लगा होता है इतना सा, इधर भी लकड़ी का फर्नीचर लगा होता है, बीच में बच्चे को वहाँ पर बैठा दिया जाता है। सामने अभी वर्तमान में तो कंप्यूटर रखते हैं, कंप्यूटर, एक माइक्रोफोन, एक टेप रिकॉर्डर, हाँ ये सब चीज़ें उसके पास होती है वहाँ पर, और उसमें वो बैठ जाता है। ऐसे पूरे कमरे में कम से कम 16 या 20 जो भी प्रकोष्ठ होते हैं वो पूरे कमरे में बड़े हॉल में बना दिए जाते हैं। एक प्रकोष्ठ होता है जिसमें अध्यापक बैठा रहता है। कौन बैठता है जिसमें? अध्यापक। वो होता है नियंत्रण प्रकोष्ठ। वहां से अध्यापक सभी के ऊपर निगरानी रखता है, सभी की आवाज को वो सुन भी सकता है, किसी भी बच्चे से बात करनी है वो बात भी कर सकता है उसके जरिए। और जो बच्चे होते हैं वो सब अपने अपने डेस्क पर बैठकर जो अध्यापक पढ़ाता है उसे भाषा जो सिखाता है उसको ध्यान से सुनते हैं और उसका उच्चारण करते हैं, ठीक है। इस प्रकार का एक भाषा प्रयोगशाला कक्ष बनाया जाता है। तो दोबारा देखिए आप, इसे कार्य निर्धारण विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि का आरंभ संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है और इस विधि के प्रवर्तक है लॉरेंस एम स्टोलुरो और डेनियल डेविस, जिन्होंने 1966 में इसका प्रवर्तन किया था। भाषा प्रयोगशाला से तात्पर्य उस कक्ष से है जिसमें भाषा सीखने सिखाने के लिए उपकरण मौजूद होते हैं। अब उपकरण कौन हो? जैसे कि माइक हो, लैपटॉप यानी कि कंप्यूटर वगैरह हो सकता है वहां पर, माइक्रोफोन, ये सारी चीजें वहां पर होती हैं। भाषा प्रयोगशाला की स्थापना एक विशाल कक्ष, अब वो कोई सा भी कितना बड़ा कक्ष हो जाता है इस हिसाब से, तो 20 बाय 50 या 30 बाय 60 या 40 बाय 70 का होता है, उसमें की जाती है। भाषा प्रयोगशाला में अनेक प्रकोष्ठ होते हैं, ये ध्यान रखना आपको कौन कौन से प्रकोष्ठ होते हैं। परामर्शदाता प्रकोष्ठ, यानी कि जो वो नियंत्रक होता है ना अध्यापक, जिससे वो बच्चे परामर्श लेते हैं, उसे अगर परामर्शदाता प्रकोष्ठ। छात्र प्रकोष्ठ, जिसमें छात्र बैठे होते हैं।
नियंत्रण प्रकोष्ठ जहाँ से बच्चा यानी कि अध्यापक सभी को नियंत्रित करता है। एक होता है दूरदर्शन प्रकोष्ठ जो कि वो टेलीविजन या जो भी कंप्यूटर वगैरह वहाँ रखे होते हैं वो वाला होता है। आगे इसी विधि को और पढ़ते हैं। देखो आगे देखिए भाषा प्रयोगशाला विधि में कि प्रत्येक छात्र प्रकोष्ठ में टेप रिकॉर्डर व हेडफोन होता है। टेप रिकॉर्डर जिसमें जो भी पाठ पढ़ाया जाता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और हेडफोन जिसके द्वारा वो यानी कि उसके कानों में लगा रहता है ना, वो हेडफोन है बड़े बड़े से, उससे वो सुनता रहता है। तो ये किस में होते हैं? छात्र प्रकोष्ठ में। कि प्रत्येक छात्र प्रकोष्ठ में 2 उपकरण होते हैं। कौन कौन से? टेप रिकॉर्डर और हेडफोन होता है। आगे देखो, छात्र प्रकोष्ठ में बैठकर छात्र टेप पर अंकित आदर्श पाठों का श्रवण करता है। टेप पर यानी कि जो वहां पर जो टेप रिकॉर्डर है जिसमें जो पहले से कोई रिकॉर्डेड पाठ है उसका वो क्या करता है? श्रवण। और कैसे पाठ? वो आदर्श पाठ। कैसे पाठ? जैसे कि अच्छे अध्यापक, अच्छे यानी कि बोलने वाले पढ़ाने वाली शैली के अध्यापक की रिकॉर्डिंग होती है, उसको वो बच्चा वहां पर बैठ जाता है और वो अपने हेडफोन लगा लेता है और उसको चालू करके उसको क्या करता है? वो सुनता है। उस आदर्श पाठ को क्या करता है? वहां पर बैठकर सुनता है, यानी कि उसका श्रवण करता है। तो एक तो श्रवण कौशल का विकास होता है इस विधि में, ध्यान रखना है ना, सुनने का। स्वयं उस पाठ का उच्चारण कर उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। अपने पाठ का श्रवण कर उच्चारण की अशुद्धियों की पहचान कर उन्हें दूर करता है। यानी कि स्वयं, अब पहले उसने सुन लिया, अब वो क्या करता है? खुद उस पाठ का उच्चारण करता है, खुद भी पाठ को पढ़ता है। अब वो जब उसका उच्चारण करता है तो उसकी क्या करता है? वो रिकॉर्डिंग कर लेता है बच्चा। अब रिकॉर्डिंग करने के बाद वो अपने पाठ को फिर दोबारा सुनता है। भाई जो उसने खुद ने रिकॉर्ड किया ना उसको सुनता है और उसका श्रवण कर उच्चारण की अशुद्धियां, फिर वो उसने जो उच्चारण किया उसकी अशुद्धियों को पहचान कर उन्हें दूर करता है। भाई आपने एक बार पाठ पहले आदर्श पाठ पढ़ लिया, सुन लिया किसी अध्यापक का, फिर आपने खुद वाचन किया, खुद पाठ को पढ़ा, उसका वाचन किया, उच्चारण किया, अब उसको रिकॉर्ड कर लिया आपने। अब आपने जो पढ़ा ना उसी को आप क्या कर रहे हो? वापस सुन रहे हो। तो आप सुनोगे ना अपना अपने द्वारा उच्चारण किया हुआ पाठ, तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ कहाँ पर उच्चारण में अशुद्धियां की है, और आप उनको सुनकर दोबारा वो जो आपने अशुद्धियां की है उनको पहचान कर उनको क्या कर लोगे? अब दूर कर लोगे। संग्रहालय प्रकोष्ठ में आदर्श पाठों के टेप होते हैं, कुछ खाली टेप भी रखे जाते हैं। जो संग्रहालय प्रकोष्ठ है, छात्र प्रकोष्ठ, वहां पर आदर्श पाठों के टेप यानी कि रिकॉर्डेड जो सीडी वगैरह है वो पहले से रखे होते हैं वहां पर, ठीक है। और कुछ खाली टेप भी होते हैं जो रिकॉर्डेड होते हैं। जो आदर्श पाठों के जो रिकॉर्डेड टेप होते हैं उनको तो लगाकर बच्चा क्या करता है? आदर्श पाठों को सुनता है, और खुद के पाठ को किस में रिकॉर्ड करेगा? किस में करेगा? खाली रिकॉर्ड, यानी कि सीडियां नहीं देखिएगा आपने, सीडियां वो लैपटॉप में यानी कि कंप्यूटर में लग जाती है सीडी, वो खाली भी होती है और भरी हुई भी होती है। और भरी हुई तो किसकी होती है? जो आदर्श पाठ होते हैं ना, आदर्श पाठ जो होते हैं अध्यापकों की उनकी होती है भरी हुई, तो उनको तो सुनता है। और खाली किस काम आती है? उसके खुद के द्वारा उच्चारण किए हुए पाठ को रिकॉर्ड करने में। तो वहां पर भरी हुई भी होती है टेप, यानी कि सीडी, ध्यान रखो आप, तो सीडी आते हैं वैसे कि भरे हुए टेप और खाली टेप दोनों वहां पर रखे होते हैं। किसमें? संग्रहालय प्रकोष्ठ या छात्र प्रकोष्ठ में, दोनों एक ही नाम है। संग्रहालय प्रकोष्ठ को हमने छात्र प्रकोष्ठ कहा था, याद है आपको। अगला है परामर्शदाता का प्रकोष्ठ ऐसे स्थान पर होता है जहां से सभी छात्र प्रकोष्ठों पर दृष्टि रखी जा सके। यानी कि जो परामर्शदाता होगा, जो अध्यापक होगा, उसका प्रकोष्ठ एक ऐसी जगह पर बनाया जाएगा जहां से वो सभी छात्रों के प्रकोष्ठों पर ध्यान दे सके, उन पर नियंत्रण रख सके। ठीक है, आगे समझ में आता है? फिर देख लो एक बार कि प्रत्येक छात्र प्रकोष्ठ में एक टेप रिकॉर्डर और हेडफोन रखा होता है। छात्र प्रकोष्ठ में बैठकर छात्र टेप पर अंकित आदर्श पाठों का क्या करता है? श्रवण। श्रवण यानी कि आप ध्यान रखेंगे सुनना, यानी कि कौन से कौशल का विकास होता है इस विधि में? सुनने का। स्वयं उस पाठ का उच्चारण कर, अब खुद उच्चारण करता है, यानी कि कौन से कौशल का विकास हुआ? बोलना। एक तो सुनना, सुन भी रहा है और बोल भी रहा है, तो 2 कौशलों का विकास हुआ। 4 ही तो है ना वो, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो 2 का हो रहा है, इसमें ध्यान रखना ना। आगे देखो, आप अपने पाठ का श्रवण कर उच्चारण की अशुद्धियों की पहचान कर उन्हें दूर करता है। संग्रहालय प्रकोष्ठ में आदर्श पाठों के टेप होते हैं और कुछ खाली टेप भी उसमें रखे रहते हैं। परामर्शदाता का प्रकोष्ठ ऐसे स्थान पर होता है जहां से सभी प्रकोष्ठ छात्र प्रकोष्ठों पर दृष्टि रखी जा सके। थोड़ा और आगे पढ़ते देखो इसको, आगे देखिए। परामर्शदाता प्रकोष्ठ का संचार संबंध प्रत्येक छात्र प्रकोष्ठ से होता है। यानी कि जो परामर्शदाता
प्रकोष्ठ होता है उसका संबंध जितने भी सारे छात्रों के प्रकोष्ठ बने होते हैं उनसे होता है, यानी कि वो उनसे किसी भी छात्र से बात कर सकता है, उनकी आवाज को सुन सकता है। कौन? परामर्शदाता प्रकोष्ठ में बैठा हुआ अध्यापक। छात्र अपने अपने कक्ष में बैठकर परामर्शदाता से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। छात्र भी यदि उनको कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीज उनको पूछनी है, कोई मार्गदर्शन लेना है, तो किससे पूछ सकते हो? परामर्शदाता से। यानी कि जो अध्यापक पढ़ाता है एक जगह बैठा रहता है वो उसके प्रकोष्ठ में, वहां उससे वो भी उससे परामर्श ले सकते हैं। एक एक छात्र अपने हिसाब से वहां से डायरेक्ट उनसे बात कर सकता है। अध्यापक के आदर्श वाचन को टेप पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। जो अध्यापक का आदर्श वाचन होता है उसको रिकॉर्डिंग कर ली जाती है। अतः छात्र जितनी बार चाहे उसे सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकता है। अब एक बार रिकॉर्ड कर लिया, फिर छात्र उसको चाहे एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी भी बार चाहे उसको सुनकर उसका अर्थ ग्रहण कर सकता है। दूरदर्शन प्रकोष्ठ में बैठकर कविता, कहानी अथवा नाटक को दृश्य रूप में भी देख सकता है। ये दूरदर्शन प्रकोष्ठ क्या काम आता है? इसमें छात्र बैठकर जो कविता, कहानी या नाटक जो उसको पढ़ाया गया है उसको दृश्य रूप में भी उसे देख सकता है। ये विधि रोचक व आनंददायी विधि है। अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। इस विधि में जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो स्थायी होता है। और आनंददायी रोचक क्यों? क्योंकि वो सुनता है, देखता भी है। हाँ, और इसमें क्या है, देखो जो ज्ञान होता है वो कैसा होता है? स्थायी होता है। यानी कि सुनना, उसको बार बार, 3 बार, 4 बार समझ में नहीं आए तो 4-5 बार भी सुन सकता है, तो ज्ञान क्या हो जाएगा? फिर स्थायी हो जाएगा। दोबारा देखिए आप, परामर्शदाता प्रकोष्ठ का संचार संबंध प्रत्येक छात्र प्रकोष्ठ से होता है। छात्र अपने अपने कक्ष में बैठकर परामर्शदाता से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अध्यापक के आदर्श वाचन को टेप पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अतः छात्र जितनी बार चाहे उसे सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। प्रदर्शन प्रकोष्ठ में बैठकर कविता, कहानी अथवा नाटक को दृश्य रूप में भी देख सकते हैं। यह विधि रोचक व आनंददायी है। और इस विधि में जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो कैसा होता है? स्थायी होता है। कौन सी विधि पढ़ रहे हैं हम? भाषा प्रयोगशाला विधि। आगे देखिए, भाषा प्रयोगशाला विधि वे साध्य होने के कारण भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है। भाई वे साध्य यानी कि ज्यादा खर्चा होता है, इसमें खर्चीली विधि है, इसलिए अपने भारत में जो विद्यालय उनमें उन परिस्थितियों के अनुकूल नहीं, यानी कि इतनी सामग्री, इतने उपकरण यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। भाषा के 4 कौशलों में से केवल 2 कौशलों का ही क्या होता है इसमें? विकास। कौन कौन से कौशलों का? सुनना और बोलना, श्रवण कौशल और मौखिक कौशल। यानी कि श्रवण कौशल और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, सुनना बोलना ही कहेंगे अपन। 2 का होता है, जबकि पढ़ना और लिखना, पठन और लेखन कौशलों की पूर्णता इसमें क्या की जाती है? उपेक्षा की जाती है। यानी कि 2 ही कौशलों का इसमें विकास हो पाता है। प्रश्न आ जाता है कि भाषा प्रयोगशाला विधि में कौन से 2 भाषा कौशलों का विकास होता है? तो आप बताएंगे सुनना और बोलना, यानी कि श्रवण और मौखिक। किन की उपेक्षा की जाती है? पठन और लेखन, यानी कि पढ़ना और लिखना की। भाषा प्रयोगशाला विधि में कितने उपकरण होते हैं? 5 होते हैं। देखो कौन कौन से? पहला हमने देखा श्रवण प्रकोष्ठ या कक्षा कक्ष या छात्र प्रकोष्ठ होता है एक छात्र का बैठने की जगह। एक होता है दूरभाष जो क्या काम करता है? टेलीफोन करने के लिए। एक होता है ध्वनि मुद्रक यंत्र, यानी कि कोई फैक्स वगैरह उसके द्वारा भेज सकते हैं वो। एक होता है संगणक यानी कि कंप्यूटर। और एक उपकरण होता है नियंत्रण प्रकोष्ठ जिसे शिक्षक प्रकोष्ठ या परामर्शदाता प्रकोष्ठ भी कहा जाता है। तो 5 उपकरण हो गए, छात्र वाला, दूरभाष, फैक्स, संगणक, कंप्यूटर और नियंत्रण प्रकोष्ठ। ठीक है, इसको एक बार और देख लो। ये वेसाध्य विधि है, यानी कि बहुत ज्यादा खर्चीली है, इसलिए भारतीय परिस्थितियों के लिए यह अनुकूल या उपयुक्त नहीं है। भाषा के 4 कौशलों में से इसमें केवल 2 कौशलों का विकास होता है, एक तो श्रवण और एक मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का। पठन और लेखन कौशल की पूर्णता इसमें क्या की जाती है? उपेक्षा की जाती है। और भाषा प्रयोगशाला विधि में 5 उपकरण होते हैं। पहला है श्रवण प्रकोष्ठ जिसे कक्षा कक्ष भी कहते हैं या छात्र प्रकोष्ठ भी कहते हैं, छात्र कक्ष भी कहते हैं। दूसरा होता है दूरभाष यानी कि टेलीफोन वाला। तीसरा होता है ध्वनि मुद्रक यंत्र यानी कि फैक्स जो करते हैं वो। एक होता है संगणक यानी कि कंप्यूटर वाला। एक होता है नियंत्रण प्रकोष्ठ यानी कि शिक्षक प्रकोष्ठ या परामर्शदाता प्रकोष्ठ होता है। भाषा प्रयोगशाला विधि में क्या क्या दोष है
2-3 अपन पहले पढ़ चुके हैं, एक बार और देखिए आप एक साथ सारे के सारे। अधिक खर्चीली भाई, एक तो इसके लिए कंप्यूटर चाहिए, टेप रिकॉर्ड चाहिए, हाँ वो हेडफोन वगैरह चाहिए, अलग अलग सबके लिए प्रकोष्ठ होने चाहिए, बड़ा कमरा होना चाहिए, लाइट व्यवस्था, सारी चीजें होनी चाहिए। तो खर्चीली है इसे, तो अधिक खर्चीली विधि है, ठीक है, इसका दोष है। दूसरा है पठन व लेखन कौशल का विकास नहीं होता है इसमें। हमने देखा कि बच्चा सुनता है और बोलता है, तो इसमें श्रवण और बोलना यानी कि सुनना और बोलना 2 ही भाषा कौशलों का विकास होता है, 2 का नहीं होता। यानी कि वो वहां पर पढ़ता नहीं है कुछ भी, केवल सुनता है और उच्चारण करता है और लिखता भी नहीं है कुछ भी। तो पठन और लेखन कौशलों का इसमें विकास नहीं होता है। समय अधिक लगता है भाई, एक बार सुनता है, फिर खुद रिकॉर्ड करता है, फिर वह वापस उसको सुनता है, तो समय क्या लगता है इसमें, अधिक लगता है। ये भी इसका दोष है। अधिक छात्र संख्या के लिए उपयुक्त नहीं है भाई। अगर ज्यादा छात्र, जैसे मान लो 100 छात्रों को बिठाना है, तो आप एक कक्ष में बिठा सकते हो क्या? नहीं बिठा सकते। उनके लिए अलग अलग प्रकोष्ठ होने चाहिए, सबके लिए लैपटॉप यानी कि कंप्यूटर होने चाहिए, हेडफोन, सब व्यवस्था होनी चाहिए, और एक कमरे में इतनी जगह नहीं होती। 16 या 20 ही डेस्क बना सकते हो, प्रकोष्ठ बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, अधिक छात्र संख्या के लिए ये विधि उपयुक्त नहीं है। अगला देखो आप, शिक्षक की भूमिका परोक्ष होती है भाई। शिक्षक सामने बैठकर नहीं पढ़ाता इसमें, वो भी उसके प्रकोष्ठ में बैठा रहता है। सब बच्चे अपने अपने प्रकोष्ठ में बैठे रहते हैं और जिसको जो पूछना वहीं से डायरेक्ट पूछ लेता है। शिक्षक को ऐसा नहीं कि सारे बच्चे से सामने दिखते हो, नहीं, वो अपने अपने प्रकोष्ठ में बैठे रहते हैं अंदर, और शिक्षक भी उसके प्रकोष्ठ में बैठा रहता है जहां से सभी की बात को सुन सकता है। लेकिन अगर सारे एक साथ बोलेंगे तो माइक में, वो हेडफोन में क्या समझ में आएगा? सारी समस्याएं, मतलब सारे छात्र अपनी समस्याओं को एक साथ थोड़ी पूछ सकते हैं। तो इसमें जो शिक्षक की भूमिका होती है कैसी होती है, परोक्ष होती है, प्रत्यक्ष नहीं होती। क्या होती है, परोक्ष होती है। ध्यान रखना इस चीज को। शिक्षार्थी की जानकारी के बिना जांच संभव। शिक्षार्थी पढ़ रहा है, पठन काम कर रहा है, वो सुन रहा है, उसका उच्चारण कर रहा है, लेकिन उसकी हर एक्टिविटी किसके पास होती है, परामर्शदाता यानी कि शिक्षक उसको ध्यान यानी कि उसको समझता रहता है कि कौन सा छात्र क्या कर रहा है। तो उसको तो पता ही नहीं, शिक्षार्थी यानी जो सीख रहा है उसको तो पता ही नहीं, और उसकी जांच संभव हो रही है, उसकी जांच करता जा रहा है। वो वहां पर शिक्षक जो परामर्शदाता है ना, वो बेटा उसकी जांच कर लेता है, भाई यहाँ पर गलती कर रहा है, ये कर रहा है। तो उसकी जानकारी यानी कि शिक्षार्थी की जानकारी के बिना उसकी जांच संभव हो जाती है। ये भी एक इसका दोष है। तो यहाँ पूछा जा सकता है कि भाषा प्रयोगशाला विधि का कौन सा दोष नहीं है। तो आप ध्यान रखें, यह अधिक खर्चीली है, पठन और लेखन कौशल का विकास नहीं। वो यहाँ उल्टा दे दे, पठन और लेखन कौशल का विकास होता है, तो आप ध्यान रखना नहीं होता है। समय इसमें अधिक लगता है। अधिक छात्र संख्या के लिए ये उपयुक्त नहीं है। शिक्षक की भूमिका क्या होती है इसमें, परोक्ष यानी कि सामने नहीं होता है ना, प्रत्यक्ष में तो सामने होता है। शिक्षार्थी की जानकारी के बिना उसकी जांच संभव, ये इसकी क्या हुआ, दोष। अब आगे बढ़ते हैं इसके गुण। अब देखिए आप, भाषा प्रयोगशाला विधि के गुण कौन कौन से हैं, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, इधर जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पर लिख दिया है। पहला है, देखो इसमें बार बार उच्चारण से भाषा का शुद्ध उच्चारण। बार बार बच्चा उसमें उच्चारण करता है, इससे उसकी भाषा का क्या हो जाता है, उच्चारण शुद्ध हो जाता है, यानी कि उसमें जो कमियां होती है वो धीरे धीरे उसकी दूर हो जाती हैं। छात्र अभ्यास से वाचन कमियां दूर, वो बार बार अभ्यास करता है, इससे उसके वाचन की कमियां दूर हो जाती है। छात्र अपनी रुचि, गति, योग्यता के अनुसार सीखता है, उसकी रुचि के अनुसार सीखता रहता है वो। शिक्षक व्यक्तिगत ध्यान दे सकता है, शिक्षक उससे जिस छात्र से बात करनी उससे वो बात कर सकता है, इसलिए वो व्यक्तिगत ध्यान दे सकता है। कक्षा में दोहराने में जो समय लगता है उसकी बचत होती है। कक्षा में पाठ पढ़ाने के बाद में रिवीजन करवाया जाता है, लेकिन उसमें वो क्या है, एक बार रिकॉर्ड कर लिया उसको बार बार खुद ही सुन सकता है, इसलिए कक्षा में जो दोहराने में समय लगता है उसकी इसमें बचत हो जाती है। छात्र प्रबलन प्राप्त करता है, बार बार उसको सुनता है ना छात्र टेप में रिकॉर्डेड उस पाठ को, इसलिए उसको मोटिवेशन, पुनर्बलन मिलता है। पाठ की पांडुलिपि तैयार करना, वो जो पाठ उसने पढ़ा या वाचन किया उसके नोट्स तैयार करना, पांडुलिपि यानी नोट्स तैयार करना, और उसके लिए उसे कितना समय दिया जाता है, 30 से 35 मिनट का। वाचन के प्रारंभ में 5 से 10 मिनट का संगीत या वाद्य वादन किया जाता है, यानी कि शुरू करते हैं ना तो 5 से 10 मिनट का उसको कोई अच्छा सा संगीत सुनाया जाता है या कोई अच्छा सा वाद्य बजाया जाता है, जिससे छात्र का मनोरंजन हो जाए, यानी कि वो
खुश हो जाए, उसकी रुचि उसके प्रति जागृत हो जाए। लास्ट वाला है, इसमें छात्र सक्रिय रहकर तत्काल अशुद्धि ठीक कर लेता है। छात्र इसमें एक्टिव होता है और जो भी इसमें अशुद्धियां होती है खुद छात्र में, वो तत्काल हाथों आदि उसको पकड़कर उसको क्या कर लेता है, वो शुद्ध कर लेता है। ठीक है, ये अपने भाषा प्रयोगशाला विधि कंपनी। देखिए, हमने भाषा प्रयोगशाला विधि में उपकरण यानी कि अलग अलग प्रकोष्ठ पढ़े थे। अब प्रकोष्ठ में पहला था अपने भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग, यानी कि उसके क्या क्या भाग हैं। एक था अपने श्रवण प्रकोष्ठ। श्रवण प्रकोष्ठ में छात्र बैठता है, जिसे अपन विद्यार्थी या छात्र प्रकोष्ठ भी कहते हैं। सामान्यतः उसमें 16 या 20 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? सामान्यतः 16 या 20 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, अब इस जो छात्र या श्रवण प्रकोष्ठ है, ये जो श्रवण प्रकोष्ठ है, इसमें कौन कौन से उपकरण होते हैं? एक तो होता है दूरभाष यानी कि टेलीफोन, एक होता है ईयरफोन, सब जानते हैं, और एक होता है स्विच यानी कि चालू बंद करने का जो स्विच होता है वो, एक होता है टेप रिकॉर्डर। ये 4 उपकरण किसमें होते हैं? श्रवण प्रकोष्ठ में, दूरभाष, ईयरफोन, स्विच और टेप रिकॉर्डर। आगे देखो परामर्शदाता प्रकोष्ठ, इसमें क्या क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन स्विच। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि वो परामर्शदाता अपनी जगह सभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, यानी कि उन तक अपनी बात पहुंचा सके। उस स्विच को दबाते क्या होता है, वो सभी तक अपनी बात पहुंचा सकता है। जिस कक्ष में या जिस प्रकोष्ठ में या जिस छात्र को उसको कुछ कहना है, उस वाले बटन को दबाएगा और उसको वो बात कह देगा, जो भी उसको परामर्श देना होगा। ठीक है, मॉनिटरिंग स्विच, एक मॉनिटरिंग स्विच होता है जिसे वो सभी बच्चों की मॉनिटरिंग कर सकता है। इंटर कॉम स्विच, ये अंदर आपस में जो बातचीत करने का स्विच होता है। एक होता है ग्रुप कॉल स्विच, सारे ग्रुप की कॉल करने का स्विच होता है। एक बटन होता है जिसको दबाते हैं, उस स्विच को दबाते ही सभी बच्चों में एक ग्रुप कॉल हो जाती है और उसमें परामर्श ज़्यादा भी जाता है। ऑल कॉल स्विच, जिसमें ऑल कॉल, सभी कॉल कर सकते हैं आपस में। ये किस में होते हैं? परामर्शदाता प्रकोष्ठ में। नियंत्रण कक्ष में क्या होता है? सभी प्रकार के उपकरण इसमें मौजूद होते हैं। तो ये हुई अपने भाषा प्रयोगशाला विधि कंपनी।